नमस्कार। आज की बातचीत इतिहास की समझ से जुड़े कुछ बुनियादी सवालों पर है। हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं जो अतीत को समझने के तरीके बताते हैं। मकसद देखिए, इतिहास की पढ़ाई के जो ज़रूरी पहलू हैं उन्हें आसान बनाना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये इतिहास शब्द ही, इसका मतलब क्या है? नोट्स कहते हैं पूछताछ से सीखना, मतलब सवाल पूछकर जानना। तो चलिए इसी पूछताछ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इतिहास को समझने के लिए अक्सर उसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है ना? नोट्स में 3 खास दौर बताए गए हैं: प्रागैतिहास, आदि इतिहास और फिर ऐतिहासिक युग। बिल्कुल, प्रागैतिहास। हाँ, वो जमाना जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम नहीं था। उस वक्त की कहानी हमें मिलती है पुरातात्विक चीजों से, जैसे पत्थर के औजार हो गए या पुराने कंकाल, जीवाश्म, ये सब। और दिलचस्प बात यह है कि प्रागैतिहास शब्द ये पहली बार 1830s में यूज हुआ था। एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे पॉल टॉर्नॉल, उन्होंने किया था। भारत में तो ये कहानी बहुत पुरानी है, करीब 20 लाख साल, सिंधु घाटी से भी पहले की। वाह, 20 लाख साल! मतलब लिखने से पहले का इतना लंबा वक्त, और जानकारी सिर्फ खुदाई से। हाँ। अच्छा, और फिर ये आद्य इतिहास, ये क्या है? हाँ, आद्य इतिहास ये वो बीच का दौर है, समझिए, जब लिखना शुरू तो हुआ, पर हम आज तक उस लिखाई को पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। अच्छा, जैसे हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो लिखा है वो इसी दौर का है। इसे कभी कभी लगभग इतिहास भी कह देते हैं, मतलब इतिहास जैसा पर पूरा नहीं। इसके स्रोत? वही धातु के बर्तन, खंडहर, कब्रगाहें, ये सब। भारत में ये दौर धातुओं के इस्तेमाल से जुड़ा है और लोहे के आने के साथ करीब करीब खत्म होता है। समझ गया। और फिर आता है ऐतिहासिक युग। यहां से चीजें थोड़ी साफ होने लगती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस युग तक लिखाई काफी विकसित हो चुकी थी और हमें बाकायदा लिखित ब्यौरे मिलने लगते हैं। इससे क्या होता है कि घटनाओं को एक क्रम में रखकर समझना वो आसान हो जाता है। नोट्स में ये भी है कि अलग अलग पाषाण युगों के औजारों का जिक्र है। पुरा पाषाण यानी पुराने पत्थर युग में कुल्हाड़ी, चाकू जैसे मोटे औजार थे, और नव पाषाण में मतलब नए पत्थर युग में। हाँ, नव पाषाण में चीजें बदली। खेती शुरू हुई तो छेनी, कुदाल, हल, जुआ, इस तरह के औजार आए। भारत में मेहरगढ़ सभ्यता वो एक अहम नवपाषाण साइट है। सही। तो ये औजार, जीवाश्म, कंकाल, ये सब हो गए प्रागैतिहास को समझने के तरीके। बिल्कुल, ये प्रागैतिहास की पहेली सुलझाने की चाबियां हैं, कह सकते हैं। लेकिन जब हम ऐतिहासिक युग में आते हैं तो स्रोतों का दायरा बढ़ जाता है। लिखित तो हैं ही, साथ में शिलालेख बहुत अहम है। शिलालेख जैसे समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति। सोचिए, पत्थर पर उकेरी गई पूरी कहानी। उससे न सिर्फ जीते पता चलती हैं, बल्कि उस जमाने की भाषा, राजनैतिक सोच, सब झलकता है। हाँ, वो तो है। फिर सिक्के हैं, पुराने सिक्के, उनकी धातु देखो, बनावट देखो, उससे उस वक्त की आर्थिक हालत का अंदाजा लग जाता है। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेज्मैटिक्स, मुद्रा शास्त्र। यानी एक छोटा सा सिक्का भी अपने दौर की पूरी कहानी कह सकता है। कमाल है। अच्छा, लिखावट की बात चल रही थी, तो नोट्स में क्यूनिफॉर्म और हायरोग्लिफिक लिपियों का भी जिक्र है। ये क्या थी? हाँ, क्यूनिफॉर्म ये मेसोपोटामिया की सुमेरियन लिपि थी, बहुत पुरानी। वो गीली मिट्टी की तख्तियों पर नुकीली चीज से निशान बनाकर लिखते थे, शुरू में दाएं से बाएं। अच्छा, और हायरोग्लिफिक? ये तो मिस्र वाली लगती है, तस्वीरों वाली। बिल्कुल, वही मिस्र की मशहूर चित्रलिपि जिसमें तस्वीरों से बात कही जाती थी। इसका मतलब ही है पवित्र भाषा। इसे समझने का क्रेडिट जाता है फ्रांसीसी विद्वान शैम्पोलियन को। इन पुरानी लिपियों को पढ़ने का जो विज्ञान है उसे कहते हैं पेलियोग्राफी, पुरालेख शास्त्र, और जो शिलालेखों का अध्ययन है वो है एपिग्राफी। इनके बिना तो हम पत्थर या तांबे पर लिखा इतिहास पढ़ ही नहीं पाते हैं ना? बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। नोट्स में कुछ अहम किताबों का भी जिक्र है, जैसे कल्हण की राजतरंगिणी। हाँ, राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है उसमें। बिल्कुल। और ये भारत में इतिहास को क्रम से लिखने की शुरुआती कोशिशों में से एक है। और विदेशी यात्रियों के विवरण भी है, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग। हाँ, मेगास्थनीज की इंडिका, फाहियान की फोकुओ की, ह्वेनसांग की सियू की। ये बहुत कीमती हैं क्योंकि ये हमें बाहरी नजरिए से भारत को दिखाते हैं। और सल्तनत काल के लिए अल बिरूनी और बर्नी की किताबें बताई गई हैं। हाँ, अल बिरूनी की तहकीके हिंद
11वीं सदी के भारत को समझने के लिए ये बहुत जरूरी किताब मानी जाती है। और ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही। और हमें अपने महाकाव्यों को भी नहीं भूलना चाहिए, रामायण और महाभारत, जिसे 5वां वेद भी कहा गया है। हाँ। और पुराण भी 18 मुख्य पुराण हैं, जैसे विष्णु, वायु, मत्स्य, ब्रह्म। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ माना जाता है। पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित यानी राजाओं की वंशावली। हाँ, राजवंशों का इतिहास। ये गुप्त काल के इतिहासकारों के लिए अपने अतीत को जोड़ने का एक अहम जरिया था। इतिहास को बांटने के तरीकों पर भी नोट्स में बात है। हाँ। जेम्स मिल का जिक्र है। उन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा था। हाँ, और ये तरीका, मतलब धर्म के आधार पर इतिहास को बांटना, ये काफी विवादित रहा है। क्यों? क्योंकि कई इतिहासकार मानते हैं कि ये नजरिया बहुत सरलीकरण है, सिंपलिस्टिक है। हाँ, ये उस समय की जो जटिल सामाजिक राजनीतिक सच्चाई थी उसे नजरअंदाज करता है, ऐसा माना जाता है। वैसे भी इतिहास में कालखंड तय करना हमेशा सीधा नहीं होता। जैसे भारत में मध्य युग कब शुरू हुआ या कब खत्म हुआ। हाँ, ये सवाल तो है। क्या 1707 में औरंगजेब की मौत पर या 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद? सही कहा। इस पर भी अलग अलग राय हो सकती है। इतिहास की व्याख्या बदलती रहती है। अंत में एक सोचने वाली बात, नोट्स में कार्ल मार्क्स का एक कथन है। हाँ, कौन सा? अब तक का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अब सोचिए, अगर हम इतिहास को सिर्फ राजा महाराजाओं, युद्धों की कहानियों की बजाय इस नजरिए से देखें, यानी समाज के अलग अलग वर्गों के बीच के तनाव और संघर्ष के तौर पर, तो आज जिन स्रोतों, घटनाओं और युगों की हमने बात की, क्या उनके मायने कुछ बदल जाते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, बस यही सवाल आज के श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं, सोचने के लिए।